सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज का ये सेशन जो रिकॉर्ड किया जा रहा है दो पर्पस के लिए है। पहला तो सीडीएस के अंदर जो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, और दूसरा ये भी समझेंगे कि किस तरह से, ये बार बार मैं बच्चों को बताता भी हूँ कि आपको एटलीस्ट यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन का अगर आप नहीं पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं चलेगा, लेकिन एनडीए सीडीएस जो उसके बाकी 4 कोर एग्जाम हैं, जहाँ पे हम एनडीए की बात करते हैं, सीडीएस की बात करते हैं, हम लोग एफकेट की बात करते हैं, हम लोग जो सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट वाला एग्जाम होता है, इनके जो जीएस के क्वेश्चंस है ना, बीपीएससी उससे लार्जली इन्फ्लुएंस दिखता है। अभी यही डीओ का पेपर हुआ या पहले के बीपीएससी के पेपर्स हैं, आपको जो मैं अभी आज क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा उसमें आप देखेंगे कि लगभग 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है सिमिलर नेचर के बीपीएससी पूछ चुका है, और एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट सेम एकदम पूछा हुआ है। तो वही आपको समझना है कि rather than रनिंग अवे फॉर क्वेश्चंस इन द मार्केट, टेस्ट सीरीज इन द मार्केट, आप अगर कोई भी एक टेस्ट सीरीज दे रहे हैं चलेगा आपका, लेकिन साथ ही साथ आप एटलीस्ट जो आपके सोर्सेज अलग अलग एग्जामिनेशन के द्वारा जो कमीशन एग्जामिनेशन ले रहा है, जैसे भी जेपीएससी का भी एग्जाम हुआ, इन क्वेश्चंस को जरूर आप प्रैक्टिस में अपने लाएं। ये आपको सबसे ज्यादा फायदा दिलाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी टेस्ट सीरीज, चाहे हमारा ही क्यों ना हो। ठीक है, चलिए आते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में पॉश एक्ट अभी चल रहा है, आप भी जानते हैं इस चीज को लेकर। ठीक है, पॉश एक्ट जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट है हमारा 2013 का, उसके ऊपर जो है क्वेश्चंस आपको अभी न्यूज बहुत चल रहा था तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो एक्ट या बिहेवियर है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के डेफिनेशन के अंदर आएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। आपको बता दे, इस पर्टिकुलर एक्ट का जो बैकग्राउंड है वो हम लोग को मिलता है विशाखा केस से। सो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस जो जारी किया था, उसी के बाद 2013 में उसके बेसिस पे कानून लाया गया था पोश एक्ट, और ये कानून लाकर सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो डेफिनेशन है, जो एम्बिट है, उसको वाइडर किया गया कि किसी भी फॉर्म में, चाहे वर्बल, नॉन वर्बल, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट बेसिस पे, या फिर दूर से ही मतलब आपको विथ वेरियस आप कह सकते गेस्चर, ये सारा कुछ को इसमें इंक्लूड किया गया था ताकि वुमेन का प्रोटेक्शन हो सके वर्क प्लेस के अंदर हैरेसमेंट से। तो वर्बल रिमार्क्स ऑफ सेक्सुअल नेचर ये तो बिल्कुल होगा, नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर बिल्कुल ये ऐड हुआ है, नॉन वर्बल भी, और फिजिकल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर ये तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज वेरी कॉमन, ये तो होना ही है। तो तीनों होगा। आगे आपको इसको अच्छे से समझने के लिए हम बता देते हैं, ये आप एक बार देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इमेज को, इस इन्फोग्राफी से आप समझ में आ जाएगा कि कोर एक्ट्स को और एक्सटेंडेड सिचुएशन को ये दो पार्ट में बांटा गया। कि कुछ चीजें तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट माना ही जाएगा, जैसे फिजिकल कॉन्टैक्ट, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, या कोई भी अनवेलकम फिजिकल वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, ये तो कोर इसमें आएगा डेफिनेशन में। कुछ एक्सटेंडेड सिचुएशन भी हैं जो डायरेक्ट साइड इन्फ्लुएंस नहीं करता, बट वो एक टाइप ऑफ हैरेसमेंट है, जैसे दिस फॉर दैट, अगर आप ये चीज देंगे, मतलब ये फेवर हमको देंगे तो हम आपको ये काम अलॉट कर देंगे, आपका सैलरी बढ़ा देंगे, यानी ये सब भी आया इसमें। तो प्रमोशन वगैरह, थ्रेट्स और रिटेलिएशन मतलब धमकी देना, ये भी इसके अंदर आया, पनिशेबल ऑफेंस माना जा रहा है। होस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट, अगर आप किसी का काम काज का इन्वायरमेंट को होस्टाइल बनाने का कोशिश करें ताकि उसकी तरफ से कुछ फेवर्स आ जाए, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। और ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट अफेक्टिंग हेल्थ और सेफ्टी, तो ये एक्सटेंडेड पर्टिकुलर डोमेन है जो हैरेसमेंट के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, तो इसीलिए उसका आंसर 1, 2 एंड 3 होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट पूछा है। आइए, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी के समय में अगर हम बात करें तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से इसको एक संवैधानिक बॉडी बना दिया गया आर्टिकल 338 के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट सही है, और अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो दूसरा स्टेटमेंट अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि जो एक्ट था इसके पहले, चूंकि इसके पहले क्या था 1993 में, याद करेंगे हम लोग, मंडल केस या इंदिरा साहनी केस के बाद इसको कानून के रूप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था इस एक्ट से। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में जब लिखा गया तो ये एक्ट को क्या किया गया होगा, रिपील, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। तीसरा, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेड्स द कमीशन,
इस तरह का क्वेश्चन आपको जनरली ऑप्शन से देता है कंफ्यूज करने के लिए। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसको हेड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होगा। तो ये आपको समझना है कि यहाँ पे एक चेयरमैन होता है इसको हेड करने के लिए, एक वाइस चेयरमैन होता है और 3 और अदर मेंबर्स होते हैं इसमें, इसके अंदर। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, चेयरमैन इसको हेड करते हैं। तो इसीलिए करेक्ट आंसर विल बी 1 एंड 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पावर्स ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। ठीक है, गवर्नर के पावर्स या शक्तियों के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सा जो है वो सही माना जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है। गवर्नर हैज द पावर टू अपॉइंट एडवोकेट जनरल, बिल्कुल सही है। आपको आर्टिकल है, आर्टिकल कमेंट में बताइए, नहीं तो हम लास्ट में आपको बता देंगे कि किस आर्टिकल में गवर्नर एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं। हिंट के लिए आपको हम बता देते हैं, अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट 76 में करते हैं। इसमें कितना ऐड करते हैं वो ट्रिक के लिए, 89 यानी 165 होगा। चलिए, दूसरा, एडवोकेट जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उनको नहीं मिला हुआ है। द मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ये भी सही है कि जो स्टेट पब्लिक जैसे बीपीएससी है उसके मेंबर को अपॉइंट कौन करेगा, या चेयरमैन को भी गवर्नर ही करते हैं, लेकिन रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये तीसरा स्टेटमेंट तक तो सही है। अब देखना है कि चौथा सही होगा कि नहीं तो क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारे पास है ना। मेंबर्स आर कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट, यहां तक ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर बिल्कुल गलत। क्योंकि जिस तरह से यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर हटाए जाते हैं, जहां पर मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी है, जहां पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट देता है इन्वेस्टिगेट करने के बाद, तो गवर्नर का रिपोर्ट नहीं, गलत हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 3 शैल बी द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, which among the following items is not included in the state list, बीपीएससी मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है क्वेश्चन लिस्ट के ऊपर। और सिर्फ यही नहीं, बीपीएससी ने तो पंचायती राज का लिस्ट पे भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि 29 सब्जेक्ट्स में से कौन सा लिस्ट में नहीं है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन, चूंकि अभी आप जानते हैं 59 सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट में, 98 सब्जेक्ट्स है यूनियन लिस्ट में और 52 सब्जेक्ट्स है कंकरेंट लिस्ट में, इतना याद कोई नहीं कर सकता, लॉजिक लगाना होता है। ऐसे क्वेश्चंस में लॉजिक लगाइए। कुछ फेमस तो आपको याद रहता है, जैसे इसमें से अगर हम बात करें तो लैंड और पब्लिक ऑर्डर, ये दोनों बहुत अच्छे से लोग जानते हैं कि राज्य के अंदर होता है, तो ठीक है। हो सकता है कि आपको ये नहीं मालूम हो कि लोकल गवर्नमेंट, बट फिर भी यहाँ पे लॉजिक से आप आराम से कर सकते थे। लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज, तो बिहार पंचायती राज एक्ट लाया ना, कभी सुना है कि यूनियन लाया हो पंचायती राज एक्ट बिहार के लिए? नहीं। तो लोकल गवर्नमेंट भी स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है। मान लीजिए आप एक और दूसरा लॉजिक भी लगाना चाहते हैं, आपको नहीं मालूम था लैंड के बारे में। इस पे आते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। तो इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो आपको याद है 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान कौन लाता था? यूनियन लाता था। मतलब इतना तो आप क्लियर है अभी कि या तो ये यूनियन लिस्ट का पार्ट होगा या कंकरेंट लिस्ट का। स्टेट लिस्ट का होता तो 5 ईयर प्लान सेंटर कैसे लाता? तो बहुत आसानी से आप एलिमिनेट करके बी को कर सकते थे कि बी इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है, चलिए, इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी रेगुलरली पूछा हुआ है। अब यहां पर आते हैं अगेन बीपीएससी का फेवरेट एरिया, पंचायती राज का आर्टिकल। एडीओ में भी पूछ दिया, बीपीएससी अपने मेन एग्जाम में लगभग 10 बार पूछ चुका है आर्टिकल्स ऑफ पंचायती राज। देखिए, यहां से इंस्पिरेशन यहीं से आता है, सीडीएस से। 243 ए, बी, सी और डी। तो मेरे स्टूडेंट्स को सब कुछ याद होगा अगर स्टार्टिंग से आपको बताएं तो। आप लोगों को पूरा स्टार्टिंग से ऐसे लिखवा दिया था, डेफिनेशन, पावर्स ऑफ ग्राम सभा, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्पोजिशन, रिजर्वेशन, ड्यूरेशन, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, पावर्स ऑफ पंचायती राज, टैक्सेशन पावर, ऑडिट, स्टेट फाइनेंस कमीशन, देन यहाँ पे टैक्सेशन के बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन, देन ऑडिट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, एप्लीकेशन टू यूटीज, देन एग्जेम्प्टेड एरियाज, देन कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, और लास्ट हमारा क्या है, बार ऑन कोर्ट्स इंटरफेरेंस। अब नंबरिंग करना शुरू कर दीजिए। 243 ए, बी, सी, डी, ई। हमको लगता है 4 ही दिया है यहाँ पे। ए, ग्राम सभा का पावर्स, ठीक है। चलिए, 243 बी क्या था उसके बाद? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। सी, कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत। डी,
इलेक्शन टू द पंचायत, इलेक्शन 243 जो इलेक्शन कमीशन की हम बात करते हैं, और ये सिर्फ इलेक्शन की बात है, वो कॉम्पोजिशन में ही दिया हुआ है, डी में रिजर्वेशन है, तो डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। डी में रिजर्वेशन दिया हुआ है, जो पंचायत के अंदर इलेक्शन है और कॉम्पोजिशन में ही ये पार्ट मेंशन है, मतलब सी में ही दिया हुआ है। अगला कौन सा पेयर आर्टिकल, देखिए एईडीओ में दिख रहा होगा ये क्वेश्चन 371 वाला, सेम आपको अगेन इंस्पिरेशन है, एईडीओ के अंदर भी आपको दिख रहा है, बीपीएससी फॉलो करता है सीडीएस को 371 ए बी सी और डी, ठीक है। 371 की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात है, ए में नागालैंड बिल्कुल सही है, बी में असम सही है, सी में मणिपुर सही है, लेकिन डी गड़बड़ हो गया चूंकि यहाँ पे आंध्रा और तेलंगाना है, तो दिस इज द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। अभी तुरंत पूछा है बीपीएससी एईडीओ में भी। नाउ which one of the following statement regarding FR is not correct? बहुत अभी तक जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और आगे भी करेंगे, जो 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं, सबसे ट्रिकी क्वेश्चन यही है, क्योंकि चारों स्टेटमेंट आपको सही लगेगा। देखिए सबसे पहला, दे प्रोवाइड फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 का पहला क्लॉज सही है। दे गारंटी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 का फर्स्ट क्लॉज सही है। दे प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन रेस एंड कास्ट, अभी यहां तक तो एकदम सही लग रहा था कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 की बात हो रही है क्या, नहीं, लेकिन रिलीजन रेस एंड कास्ट लिख के खत्म कर दिया और ओनली लगा हुआ है, क्योंकि क्या है, रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ इन ग्राउंड्स पे केवल, तो इसलिए ये गलत हो जाता है पार्शियली। चौथा, दे आर लीगली इन्फोर्सेबल, बिल्कुल आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो इसीलिए सी जो होगा ये पार्शियली इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज ऑफ आफ्टर दिस ओनली रिलीजन रेस एंड कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ छोड़ दिया। इस तरह से आपको एलिमिनेट करना होगा, बहुत ध्यान से हर स्टेटमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, कुछ प्रेसिडेंट्स का लिस्ट दिया है 3 लोगों का, और कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से प्रेसिडेंट, मतलब कितने, हाउ मेनी है, विच नहीं, हाउ मेनी, कितने प्रेसिडेंट जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो अब अगर बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात, तो ये तो आपके लिए एक बोनस था, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमारे पहले ही वाइस प्रेसिडेंट कौन रहे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ये तो है ही। जाकिर हुसैन हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, बट नीलम संजीवा रेड्डी नहीं। अगर आपको देखना है तो इसमें आंसर हो जाएगा हाउ मेनी, 2। लिस्ट आप यहाँ पे आपके लिए डाल दिया है, देख लीजिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन, यानी 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो क्या भी रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उनका ये टाइमलाइन भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे कोई को क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि ये टोटल लोग हैं ऐसे जितने प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं हमारे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आर्टिकल 368 के बारे में पूछ रहा है, यानी कि जो अमेंडमेंट का जो प्रोविजन दिया हुआ है आर्टिकल 368 में, कह रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। पहले यही देखना चाहिए क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आ सकता है, पार्लियामेंट में लेकिन किसी भी हाउस में आ सकता है, तो पहला स्टेटमेंट सही। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स शुड बी पास्ड इन ईच हाउस by a majority of total membership of that house, मतलब 50% of total strength, ठीक है, एक क्राइटेरिया है, प्लस by a majority not less than 2/3 of member present and voting, that is also true, 2/3 present and voting से भी ज्यादा होना चाहिए, दोनों कंडीशन चाहिए, ये भी स्टेटमेंट सही है। All constitutional amendment bills must be ratified by legislature of not less than 1/2 of the states, ऑल वर्ड आता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आते हैं, जनरली ये गलत होता है, अगर नहीं मालूम होता तो भी इसको गलत मानते हैं आप, लेकिन आपको मालूम है कि केवल फेडरल मैटर्स को इन्वॉल्व होने वाले चीज जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, 7th शेड्यूल, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यही सारे प्रोविजन के लिए राज्यों का, मतलब आधे राज्यों का रेटिफिकेशन चाहिए, सारे अमेंडमेंट्स के लिए नहीं चाहिए, तो इसलिए स्टेटमेंट हो गया गलत। 1 and 2 only is the correct answer. अगला, क्वालिफिकेशन फॉर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनमें से क्वालिफिकेशंस के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछा है फिर से। पहला, पर्सन हैज टू बी फॉर एटलीस्ट 5 years अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और ऑफ 2 or more such courts in succession,
बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है आप भारत के नागरिक हो और इसके अलावा नागरिक एंड इसके अलावा 3 में से कोई एक क्राइटेरिया। पहला जो यहाँ लिखा हुआ है 5 साल आप जज हो या तो एक ही हाई कोर्ट में या मल्टीपल हाई कोर्ट्स में लेकिन लगातार सक्सेशन में, तो सही है। दूसरा 10 साल आप हाई कोर्ट में एडवोकेट हो या तो एक ही हाई कोर्ट में या मल्टीपल हाई कोर्ट्स में लेकिन अगेन लगातार, तो हैज टू बी फॉर एटलीस्ट 10 years एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, सही है। और तीसरा प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट पर्सन इन द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, यहीं फंस गए, फंसाने के लिए कि लगेगा डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, आप जल्दबाजी में देख रहे हैं डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट देखा मार दिया। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट नॉट चीफ जस्टिस, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत, करेक्ट पूछा था 1 and 2 ओनली। अब आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो है टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। देखिए एक हायरार्की हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स के लिए जो दी जाती है या पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए, उसको बोलते हैं टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। यूपीएससी ने तो बहुत बार अपने अलग अलग एग्जामिनेशंस में और शायद बीपीएससी ने किसी एक एग्जाम में कभी एक बार पूछा था, इनको करेक्ट ऑर्डर में या तो अरेंज करने के लिए पूछ देगा या बोलेगा कि आप बताइए कि इनमें इन दोनों में कौन हायर लेवल पे है, या स्टेटमेंट में भी दे सकता है। तो हम लोग को इसमें देखना है अरेंजमेंट। तो देखिए शुरुआत का कुछ ऑफिसर्स का आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो शुरुआत होगी प्रेसिडेंट से, फिर होंगे वाइस प्रेसिडेंट, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आपको ये चीज याद करने में ध्यान दिक्कत आ रही हो तो याद कीजिएगा पार्लियामेंट का जो इनॉग्रेशन हुआ था, मोदी जी जहां चल रहे थे लेकर स्वॉर्ड, तो ये दोनों को नहीं बुलाए थे। क्यों नहीं बुलाए थे? क्योंकि ये दोनों रहते तो उनको उनके पीछे चलना पड़ता, फोटो नहीं आता अच्छा सा, तो ये दोनों को इन्वाइटे नहीं किए। तो आपको उससे भी प्रेसिडेंस का आइडिया लगेगा कि पहले प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये 1 2 3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या है, इसके बाद यहां पे कैसे दिया हुआ है, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स इसके बाद आते हैं। तो चौथे पे कौन आता है, फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो अगर इन चारों में हम देखें तो हम लोग को सबसे आगे क्या रहेगा, सॉरी गवर्नर्स आएगा। इसके बाद पांचवे पे वो आते हैं, चौथे पे है गवर्नर्स अपने राज्य में। देखिए एक लाइन ध्यान से समझिएगा, गवर्नर्स यानी जैसे बिहार में आरिफ मोहम्मद जो है, वो बिहार के अंदर उनका जब रैंकिंग की बात होगी, अगर सब लोग इकट्ठा हुए हैं तो चौथे नंबर पे वो रहेंगे। बिहार के बाहर उनका रैंकिंग दूसरा होता है। तो गवर्नर्स विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स ये आते हैं 4 नंबर पे प्रेसिडेंस में। तो यहां पर देखिए दो में दो ही ऑप्शन है, बी और डी, मतलब हम लोग पहले एलिमिनेट कर दिए ए और सी को। इसके बाद आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, ठीक है, तो उसके बाद आ गया 3, मतलब ये 5 नंबर पे है। तो 4 के बाद 2 के बाद 3 आपको ये वाला हुआ, ठीक है। नाउ यहां पे दिखाएंगे अभी ध्यान से हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग को आता है कौन, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। कौन आता है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आते हैं किससे ऊपर, सीजीआई से ऊपर आते हैं। तो अगर इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज हम लोग करने जाएंगे तो ये होगा पहले 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4, फिर 1, 2 3 4 1, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। आपको आगे कल को कुछ और ऑफिसेस पे क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास ये लिस्ट अब यहाँ पे रखा जा रहा है, आप इसको देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट, डिप्टी पीएम, सीजीआई और स्पीकर। यहीं पर एक बार कंफ्यूज करता है, यूपीएससी एक बार पूछा भी था सीजीआई और स्पीकर में कौन ऊपर है। ध्यान दीजिएगा सीजीआई का जो पोजीशन है वो स्पीकर से ऊपर है, ये ध्यान देना है आपको। तो ये है टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। तो आपको बस ये वीडियो में आई होप सारा क्वेश्चन का डिस्कशन तो समझ में आया ही होगा, बट आप जितने भी हमारे बीपीएससी वाले बच्चे हैं आपको ये चीज जानना जरूरी है दैट यू कैन नॉट इग्नोर द एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय कमीशंस। वो कमीशन के एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन होंगे वो किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज चाहे मेरा ही क्यों ना हो उससे हमेशा स्टैंडर्ड रहेगा। तो आप इसको इग्नोर करके 50-60 टेस्ट सीरीज लगाने से आपका सिलेक्शन नहीं सिंसियर होगा। बट अगर आप ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका ये तो क्लैरिटी रहेगा कि आपको इस बेसिस पे जब भी क्वेश्चन कोई दूसरा कमीशन पूछेगा आप आराम से सॉल्व कर लोगे। इसी तरह और भी एग्जामिनेशन के लेक्चर के साथ आपके साथ जल्द जुड़ेंगे। धन्यवाद।